अगर आप भी क्लास 12th के अंदर हो, आपके पास सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जिनको लगा डाला ना तो पेपर के अंदर आपको मजा आने वाला है। क्योंकि देखो, चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड चैप्टर का किस टॉपिक से सा क्वेश्चन आपको घुमा के दिया जाता है ताकि हमें आता हुआ भी क्वेश्चन हम छोड़ के आ जाते हैं, वो सभी तरीके के क्वेश्चन आज की वीडियो में बताने वाला हूं। पूरी सीरीज बताऊंगा, मैंने इससे पहले भी वीडियोस डाल रखी है, आपको फिजिक्स की पता हो तो यहां मैं दिखा देता हूं कि मैंने बताया था कैसे आप पास हो सकते हो एनएस बोर्ड के अंदर फिजिक्स के अंदर। तो मैंने इसके लिए सबसे पहले एक वीडियो बनाई थी पीसीएमबी के लिए। यहां मैंने कुछ चैप्टर्स आपको बताए थे कि जो चैप्टर्स स्पेशली आपको कर लेने हैं, बस इन्हीं चैप्टरों को लगा डालना है। तो ये वाली वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दी है। इसमें जो जो चैप्टर्स मैंने बताए ना, सभी चैप्टर्स की सीरीज वाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। इसमें से ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इसमें से ये क्वेश्चन, ये आज की वीडियो में पहला एक लेके आया हूं, उसके बाद सीरीज बना दूंगा सारे क्वेश्चन। जैसे ही आप इसको कवर कर लेते हो, मैंने बोला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें करना होता है ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा माइंड में कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके से घुमाए जा रहे हैं। मैंने इस टॉपिक को पढ़ा तो इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो इसको देखने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले फिर मैंने एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिया लाइव सेशन के थ्रू। यहाँ पे देखिए फिजिक्स आपका 1.5 घंटे की वीडियो में पूरा एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व है विद सॉल्यूशन। इसको भी आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और भी प्रीवियस ईयर है, एक नहीं, प्रीवियस ईयर मैंने 3 से 4 सॉल्व करवा रखे, सबकी दे रखी है लिंक। ये खत्म होने के बाद फिर मैंने आपको बताया कि कैसे मिनिमम क्वेश्चन है चैप्टर में से, इसमें से ये टॉपिक, इसमें से ये टॉपिक, इसमें से ये टॉपिक में से क्वेश्चन आप कर लो, जिससे 90+ पास होना चाहते हो, पासिंग मार्क्स भी आप लेके आ जाओगे। ये भी वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाई थी ताकि आप सभी के फिजिक्स के अंदर मार्क्स तो एक भी मार्क्स ना कटे, ठीक है। जिसमें आप सभी पढ़ रहे हो मार्क्स नहीं कटने चाहिए। फिर मैंने आपके 4 मार्क्स पक्के करने के लिए यहाँ पे कार्नोट इंजन पे बेस आपका पूरा थ्योरी पढ़ा दिया कि कार्नोट इंजन पे बेस आपके क्वेश्चन आते हैं तो इसको कर लो, 4 मार्क्स पक्के कर लोगे। आज की वीडियो लेके आया हूं लॉज ऑफ मोशन, 12 से 15 मार्क्स एंड मिनिमम 8 मार्क्स का पेपर के अंदर आता है। आज पूरी चैप्टर को जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, कहीं से भी घुमा दे, कहीं से भी कर दे, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा ना, इतनी तेज कैलकुलेशन करने लग जाओगे, ये लिख के ले लेना। चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। इससे पहले बता दो, नोट्स की पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ, सब कुछ आपको इस ड्राइव की एक लिंक के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको ये भी मिल जाएगा, सभी चीज आपको प्रोवाइड किया गया है। याद रखना, अगर इतना ही करके चले जाते हो ना तो पासिंग से भी अच्छे मार्क्स लाओगे। जितने सोचा नहीं हो उतने मार्क्स आपके इस बार आने वाले हैं आपके अक्टूबर एग्जामिनेशन के अंदर। इस पीडीएफ में भी मैंने इस चैप्टर के बारे में बता रखा है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके फिजिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट है, और सबसे वेटेजदार चैप्टर में आपका जो नाम आता है वो सबसे पहला आपका लॉज ऑफ मोशन आता है। तो इस लॉज ऑफ मोशन को शुरू करने में थोड़ा वेट नहीं करवाते, चलिए स्टार्ट करते हैं इस लॉज ऑफ मोशन के सभी क्वेश्चंस एंड आपके थ्योरेटिकल पार्ट में से कहां से आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, सब कुछ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन का, 3 लॉज ऑफ मोशन क्या है उनको आपको राइट डाउन करना होता है, उनके फॉर्मूले, उसके थ्रू क्या डेरिवेशन हुई है, वो सभी चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले लॉ को हम फर्स्ट लॉ को कहते हैं, रेस्ट में है कोई ऑब्जेक्ट तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक कोई भी उस पे एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। इस तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड के अंदर फिट बैठ जाए ये चीज। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जैसे ही हम आते हैं उसमें हमारी एक नई इंसान से हमारी क्या मुलाकात होती है, जिसको हम कहते हैं आपका मोमेंटम। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे मोमेंटम को रेट टाइम के साथ चेंज करना होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक। तो हम क्या कहते हैं, जो हमने फोर्स को अप्लाइड किया रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। तो यहाँ से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम को क्या कहते हैं हम, फाइनल को एम कह देंगे और इनिशियल को हम MU कह देंगे, डिवाइडेड बाय आपका टाइम है। टाइम को, फाइनल को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे T लिख देता हूँ डायरेक्ट। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, कॉमन निकाल लूँ तो V माइनस में U डिवाइडेड बाई T हो जाएगा। और एक चीज, नई चीज आप जानते हो कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी V माइनस U अपॉन में T, इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण कहते हैं। इसको हमने हटाया तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, और ये हट के बन गया A, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटा के हमने लगा दिया KMA, और K इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1। तो F इज इक्वल टू आ जाता है हमारा MA। इस तरीके से इसको ड्राइव कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी बता रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन बताना नहीं, आंसर भी साथ में।
ऐसे ही आपका यहाँ से थर्ड लॉ आता है। थर्ड लॉ, एक्शन जो होता है वो रिएक्शन के अपोजिट होता है बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है। मतलब फोर्स अगर 1-2 पे लग रहा है तो वो 2-1 के बराबर होगा, ठीक है, बट ये अपोजिट डायरेक्शन होगा, नेगेटिव साइन होगा। इसी को थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। अब इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही आपसे कहा जाता है कि एक क्वेश्चन यहाँ पे एक नया बना के दिया जाता है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही आपको कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, इस चीज को प्रूफ करके दिखाओ। हम क्या करते हैं, एफ इसको ए लेट कर लो, 1 लेट कर लेता हूँ, इजिकल्स टू हमारा माइनस में F2 लेट कर लिया। अब यहाँ पे F1 जो है F2 के इक्वल मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो हम F जानते हैं, फोर्स इज क्या है, फोर्स रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू में ले लेते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे फोर्स फर्स्ट को लिख दिया आपका P फर्स्ट का मोमेंटम डेल्टा टी इजिकल्स टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस में सेकंड का मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी, और टी से टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी गायब, और ये इधर आके आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा P1 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा डेल्टा P2। चेंज इन मोमेंटम ऑफ पूरा सिस्टम का, पूरे सिस्टम का जो चेंज इन मोमेंटम था वो कंजर्व्ड है और यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया, है ना। इसका लीनियर मोमेंटम आप देख रहे हो, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है और ये क्या है आपका, कंजर्व्ड है, कंजर्व्ड है। तो इसी को बस प्रूफ करना होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, ये मैथमेटिकल प्रूफ करना होता है, बस थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके दो मैंने यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन पे, लॉज ऑफ मोशन के बाद थर्ड लॉ के ऊपर जो आपका बनता है कॉइलिंग, और फिर मैं दिखाता हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, न्यूमेरिकल के साथ बताऊंगा। यहाँ पे आप आते हो, लॉज ऑफ मोशन आपने देख लिया, लॉज ऑफ मोशन के तीनों टाइप, तीनों देख लिया, इनर्शिया के लॉ देख लिया आपने, ठीक है, एंड पी इज टू एम बी मोमेंटम होता है, मोमेंटम पे देख लिया। एक छोटा सा यहाँ पे न्यूमेरिकल ओनली प्रैक्टिस पर्पज से करवा रहा हूँ कि अमन जो है जिसका वेट आपका इतना दिया हुआ है 60 kg का दिया हुआ है, वेलोसिटी उसकी आपको दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, एंड ये जा रहा है मनोज की तरफ, अमन जो है वो जा रहा है मनोज की तरफ, ठीक है, एंड जिसका और जो मनोज है उसका वेट आपको दिया हुआ है कितना, 40 kg, 40 kg, एंड वो मूव कर रहा है वेलोसिटी से 1.5 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड, और ये जा रहा है, जो मनोज है वो जा रहा है आपका अमन की तरफ। तो इसके डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इसके डायरेक्शन को नेगेटिव लूंगा, हमेशा यही काम किया जाता है। तो इसने बोला कैलकुलेट देयर मोमेंटा, ठीक है, मोमेंटम ही निकालना है। तो अब पी इजिकल्स टू क्या होता है हमारा mv, तो मैं पहले निकाल रहा हूँ किसका, आपका अमन का, और अमन की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो मास मेरा कितना है 60, वेलोसिटी कितनी दे रखी है इसकी, इसने दी है 1, तो डायरेक्ट आ गया 60, और जो मोमेंटम होता है वो आपका kg मीटर पर सेकेंड में मेजर किया जाता है। तो ये चीज आ गया आपका फर्स्ट। सेकेंड, मनोज भाग रहा है भैया अमन की तरफ, पता नहीं क्या हुआ यार, दोनों दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, लग रहा बिछड़ा हुआ प्यार मिल गया होगा। यहाँ पे हम सेकंड पे आते हैं आपका मनोज पे। तो यहाँ पे हमने देखा कैलकुलेट में, तो पी निकालना है, एम की वैल्यू अभी दी हुई है 40, एंड मास की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है 1.5, दोनों को मल्टीप्लाई 15 चौके 60 ही होता है, तो 60 ही आएगा और kg मीटर पर सेकेंड आएगा। बट आप क्या देखोगे, ये आपका नेगेटिव में आएगा, क्योंकि वेलोसिटी किस में ली जाएगी इस बार, नेगेटिव में, अपोजिट डायरेक्शन। तो आप क्या देख रहे होगे कि इनके मोमेंटम जो है वो सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल आप देख पाओगे। तो ये न्यूमेरिकल हो गया, एक छोटा सा प्रैक्टिस पर्पज से, एक मैंने आपको मोमेंटम के ऊपर ये हाईलाइटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसे जरूर कर लेना। फिर इसके बाद देखो एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है, न्यूमेरिकल जो करवा रहा हूँ वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। ये वेटेजदार चैप्टर आपका 8 मार्क्स से लेके 12 मार्क्स आपके एग्जाम के अंदर पक्के करेगा। तो जितने भी पोर्शन बता रहा हूँ बस इसे कर लो, ये पोर्शन तो आपके पूरे खत्म है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉल है जो आपका मास दिया हुआ है 0.4 kg, 0.4 kg का मास दिया हुआ है, ठीक है, और वो रोल कर रहा है ग्राउंड पे, जिसकी वेलोसिटी आपको 20 मीटर पर सेकंड दी हुई है, 20 मीटर पर सेकंड की, ठीक है, और वो आफ्टर 10 सेकेंड टाइम आपको दिया हुआ है, 10 सेकेंड बाद जाके वो स्टॉप हो जा रही है। मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी वो जाके क्या हो गई, 0, कहने का मतलब ये है उसका, ठीक है। अब क्या बोला है कि कैलकुलेट द फोर्स, मतलब फोर्स आपको निकालना है जब बॉल स्टॉप हो गया। एज्यूम करना है कि जो मैग्नीट्यूड जो आपका थ्रू आउट है उसके एज्यूम कर लो कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से वो चले जा रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमें मास मिल गया है,
हमें u मिला हुआ है, t मिला हुआ है। u मतलब वेलोसिटी को ही हम ले रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी 0 ले लेके चल रहे हैं। तो हम जानते हैं कि फोर्स कांस्टेंट कहा जा रहा है। फोर्स हमें निकालना है, सबसे पहले फोर्स हमें देखना है। फोर्स इज इक्वल टू, हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन से देखा, एफ इज इक्वल टू ma होता है। लेकिन हमने ए देखा कि एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एक्सेलरेशन वेलोसिटी की वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 और टाइम आपको कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड। आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में 2 सेकेंड, माइनस में 2 सेकेंड आ गया। जैसे ही माइनस में 2 सेकेंड आया, हम जाएंगे फोर्स के ऊपर। अब फोर्स इक्वल्स टू एम ए आता है, तो एम की वैल्यू आपको 0.4 दी हुई है, ए की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, तो 2 4 जा 8, जी माइनस में 0.8, और फोर्स आपका न्यूटन में होता है। तो ये आपका निकल चुका है। और अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए लग रहा है क्योंकि हम क्या, ये जो ग्रेविटी होती है वो इस डायरेक्शन में लगती है, नीचे की ओर हमेशा फ्री फॉल करनी है, और हम फेंक रहे बॉल को सपोज इस डायरेक्शन। इसको अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं तो ये आपका ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक है। इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन बस इंडिकेट कर रही है कि अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ आपका मोशन जो है वो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, जिस डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे हो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, ठीक है, फोर्स का दिया हुआ है 50 न्यूटन, न्यूटन से ही समझ जाओ कि फोर्स है 50 न्यूटन, ठीक। और इसमें आपको जो बॉडी है वो 10 kg का है, बॉडी का जो मास दिया हुआ है आपको 10 kg का दिया हुआ है बॉडी का मास। इनिशियली जो स्पीड है उसका u की वैल्यू इनिशियली स्टार्टिंग में जो है वो 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल टेक अ बॉडी टू स्टॉप, इसने बोला है कितने टाइम बाद ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ऑफ द मोशन, मतलब अगर ये इधर डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। सपोज मतलब ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए इसकी डायरेक्शन को मैं ले लेता हूँ नेगेटिव। मैं हमेशा जो निकालना होता है उसको पॉजिटिव में लिया है, जो गिवन है उसको ही नेगेटिव लो। तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए मैं इसको नेगेटिव लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे देखो फोर्स की वैल्यू दी हुई है, मास की वैल्यू दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, टाइम आपको निकालना है। एफ इज इक्वल टू आप जानते हो एम ए होता है, तो एक्सेलरेशन भी आप जानते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है वी माइनस यू अपॉन में टी। अब बस हमारे पास टाइम तो है नहीं, तो टाइम को क्या रखेंगे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर निकालना चाहते हो एक्सेलरेशन, तो वो क्या आ जाएगा आपका, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है आपको, नहीं 0 है क्योंकि वो तो स्टॉप हो गई है ना, और इनिशियली आपका 10 है और टाइम आपका टी। एक्सेलरेशन ये आ गया, एम की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 10 kg, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे फोर्स की वैल्यू माइनस में 50 न्यूटन इज इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है 10 kg, और यहाँ पे आ गया आपका माइनस में 10 kg ले लेता हूँ, 10 kg डिवाइडेड बाई टी। यहाँ से आप 50 को इधर ले आओ, टाइम को इधर ले आओ, तो आपका यहाँ से 10 से 10 मल्टीप्लाई करो तो माइनस में 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस में 50 आ जाएगा। तो 50 से इसे काटोगे तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड आपका आंसर निकल जाए। 2 सेकेंड बाद वो स्टॉप हो जाएगा गाड़ी, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, और वो जो चल रही है स्पीड वो 10 सेकंड के चल रही है, वो 10 मीटर पर सेकंड से, इसलिए 2 सेकंड बाद वो जाके अपने स्टॉप हो जाएगी अगर हम 50 न्यूटन का अपोजिट फोर्स उसके ऊपर अप्लाइड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन ये आपको ट्राई करके देखना है, इंटेक्स का 4th क्वेश्चन आपको ट्राई जरूर कर लेना है, जरूर। फोर्स इन अ पेयर में आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो आ जाता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपका एक छोटा सा टॉपिक है इम्पल्स। इम्पल्स की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, तो इम्पल्स की जो डेफिनेशन होती है वो कभी भी किसी चीज पे जो फोर्स लग रहा है वो छोटे से टाइम इंटरवल के लिए जब फोर्स लग रहा हो, सपोज करो कि मैंने किसी को स्लैप किया, थप्पड़ मारा, तो लगता फोर्स बहुत तेज है, मैंने थप्पड़ मारा तो तेज आवाज आएगी और उससे चोट भी लगेगा। बस आप देख रहे हो कि आपका हाथ और उसका गाल दोनों के दोनों जो है कांटेक्ट में बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहेंगे। तो ऐसा जब फोर्स लगे कि इफेक्ट तो बहुत हो लेकिन कांटेक्ट जो है वो बहुत कम टाइम के लिए बने, तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं इम्पल्स फोर्स। और जो इम्पल्स फोर्स होता है वो आपका फोर्स इनटू में सम जो छोटे से टाइम इंटरवल के लिए रहा वो। तो यहाँ पे आपका इम्पल्स जो होता है फोर्स को हम क्या लिख देते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय हम क्या ले लेते हैं, टी ले लेते हैं, इनटू में तो टी होता ही है। अब टी से टी कट जाता है तो इम्पल्स क्या होता है आपका लीनियर मोमेंटम के इक्वल हो जाता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये हो गया, ये आपका लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है, ऐसा यूनिट आपका न्यूटन सेकेंड होता है हर चीज। फिर कंजर्वेशन पे आया, हम थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करते हैं, मैंने ये बता दिया। ये आप थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग लीनियर मोमेंटम को कंजर्व, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर दिखने वाला है, तो याद रखना, ठीक है। कंजर्वेशन कंजर्व्ड रहेगा। फ्रिक्शन, पहले एक छोटा सा टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के ऊपर आपका एक क्वेश्चन दिखने वाला है, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। आप जानते हो फ्रिक्शन क्या होता है कि आप जब किसी चीज पे आप
किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है आपने, तो अब ऑब्जेक्ट जब रखा हुआ होता है तो उसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लग रहा होता है हमेशा। आप इधर जाना चाहते हो तो इस डायरेक्शन में इसके अपोजिट फोर्स एक लग रहा होगा, ठीक है, जो सरफेस के थ्रू जब कांटेक्ट में आता है ना तभी लगने लग जाता है। तो जो आपके मोशन को अपोज करता है कि आप इधर जाना चाहते हो, आप राइट में जाना चाहते हो, तो वो आपको चाहेगा कि लेफ्ट ले जाना, आप लेफ्ट जाना चाहते हो तो वो चाहेगा आपको राइट में ले जाना। तो ऐसा एक अपोजिशन पार्टी जो बैठा हुआ होता है, वही अपोजिशन को ही हम क्या कहने लग जाते हैं, फ्रिक्शन। क्या कहने लग जाते हैं, घर्षण। और ये फ्रिक्शन टू टाइप का होता है कि स्टैटिक, एक काइनेटिक। स्टैटिक मतलब सपोज करो कि आप झूले पे बैठे हुए हो, और झूले पे स्लाइडिंग वाले, और उस झूले से आप नीचे ही नहीं जा पा रहे, आप बिल्कुल रेस्ट पे हो, रेस्ट पे रुक गए हो, आप आगे जा ही नहीं पा रहे, तो उस टाइम पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है, और उस टाइम पे वो आप मोशन में नहीं आ पाते। तो ऐसी कंडीशन जिस टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो उस टाइम पे जो लगने वाला फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता है तो उसके बाद वो धीरे धीरे स्टैटिक फ्रिक्शन वाला में हम जब एक्सटर्नल फोर्स कुछ लगाना स्टार्ट करते हैं, एक्सटर्नल बाहर से कुछ फोर्स लगाए, और वो मैक्सिमम रीच कर जाए, क्या, क्रिटिकल पॉइंट को रीच कर जाए, जिसके बाद वो अपने आप ही चलना स्टार्ट कर दे, ठीक है, आपको फोर्स ना लगाना पड़े। तो एक क्रिटिकल पॉइंट जब जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए, एक क्रिटिकल पॉइंट जब जिसके बाद वो मोशन में आ जाए, ऐसे पॉइंट को बाद हम उसको क्या कहने लग जाते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहने लग जाते हैं, काइनेटिक। तो इससे आप समझ रहे हो कि सबसे ज्यादा हाई फ्रिक्शन की वैल्यू किस में होगी, स्टैटिक में, काइनेटिक में। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस पे बनने वाला है कि स्टैटिक में ज्यादा होती है कि काइनेटिक में। तो स्टैटिक में कोई ऑब्जेक्ट हिलता भी नहीं है, हिलने का मतलब है कि उसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो आपकी मच मच ग्रेटर देन जो होती है वो आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से होती है, याद रखना। तो ये आपके दोनों के दोनों ये हो जाते हैं। फिर हम यहाँ पे ये दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। आपका एक फॉर्मूला आ जाता है कि एफ एस जो है मैक्स, क्रिटिकल पॉइंट की बात हो रही है, मैक्स जो होती है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एन, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स होता है यहाँ पे। और जो फ्रिक्शन फोर्स आता है वो आपका कोफिशिएंट के बराबर, और एफ एन, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स की इक्वेशन बन जाती है। तो फ्रिक्शन फोर्स की इक्वेशन ये जान लेना, स्टैटिक और या काइनेटिक दोनों ही केस में आपका यही रहने वाला है, फॉर्मूला सेम रहेगा। ग्राफ एक याद रखना, क्या होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, आएगा ग्राफ, जब भी स्टैटिक आएगा तो ये ग्राफ आपको बना लेना है। क्या करना है, तो जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो जीरो पे है। जैसे ये आप स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखता है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन चली जाती है, चली जाती है, चली जाती है मैक्सिमम। और मैक्सिमम के बाद आप क्या करते हो, उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, और उसको किस में आप काइनेटिक में लेके आना चाहते हो, तो उस पर आपने स्टैटिक फ्रिक्शन पे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, धीरे धीरे उसे कम किया, और उसके बाद स्मूथ स्लाइड आप हो गए, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन में आ गई, और जो झूले पे से था, जो बंदा बैठा हुआ था, वो झूले पे से नीचे चला जाएगा। तो यही चीज कहलाता है स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच में डिफरेंस। और ये डिफरेंस के थ्रू आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल आया है, जो ये ओनली फॉर प्रैक्टिस। यहाँ पे क्या है, 2 kg का है मास, आपको 2 kg का दिया हुआ। जितने भी मैंने हाईलाइट किए हैं ना इसमें, वो न्यूमेरिकल जरूर करने हैं आपको। रेस्ट पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, दी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो आपका 0.25 दिया हुआ है, 0.25, ठीक। एंड द कैलकुलेट द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। मतलब सरफेस के साथ जब कांटेक्ट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसमें मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो आपको बतानी है। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपको पता होती है, क्या करते हैं हम, मैक्स जो होता है वो न्यू एस एफ एन के बराबर होता है। यहाँ पे आप देखो तो न्यू एस की वैल्यू आपको 0.25 दी हुई है, और एफ एन फोर्स की वैल्यू आप देखो तो जो नॉर्मल और रिएक्शन होती है वो हमेशा एम जी के इक्वल होता है। एम की वैल्यू देखो, मास की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2, और जी की वैल्यू आपको 9.8 लेके चल लेना है। तीनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी आपका आंसर होगा वो आप यहाँ पे लिख देना, मैक्सिमम हो गया खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से ये, इसके बाद ये आप एग्जांपल नंबर 3.7 आप करके देखोगे। इसके बाद हम रोलिंग को हटा देते, सब कुछ हटा देते हैं। एक बार आप क्वेश्चन आएगा हमारा पुली वाला, पुली के क्वेश्चन, पुली के क्वेश्चन इसको देखो। ये पुली का क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले बोला एक ट्रॉली है, देखो यहाँ पे ट्रॉली आपको दिख रहा होगा। ट्रॉली में हम क्या देखते हैं, एक आपका मास एम का, बड़े मास का, एक छोटा मास यहाँ पे आपको रोलिंग के ऊपर लटका दिया गया है। इसका मास आपको 10 kg दिया हुआ है, इसको 10 kg का, और ये आपका 2 kg का, ये आपका 2 kg। ये गाड़ी आगे की ओर काइनेटिक में जा रही है, मतलब फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगने को है,
ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और ये नीचे की ओर जाना चाह रहा है तो नीचे की ओर इस पे क्या लग रहा होगा, mg फोर्स लग रहा होगा, mg फोर्स। और वायर के अंदर हमेशा टेंशन फोर्स लगता ही है। अब ये इधर की ओर जा रहा है तो इस डायरेक्शन को जा रहा है, इस डायरेक्शन को, यहाँ पे टेंस वायर के अंदर लग रहा है तो वायर के अंदर टेंशन फोर्स, और इस डायरेक्शन को जो लगता है वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे जितने भी फोर्सेज होते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब यही होता है कि जितने भी फोर्सेज हैं उनको उसके ऊपर शो कर दो, तो इसी को कहते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम। तो मैंने शो कर दिया कि काइनेटिक फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में लग रही है, आपकी टेंशन जो है 10 kg पे इस डायरेक्शन में लग रही है क्योंकि ये गाड़ी नीचे की ओर जा रही है। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। अब इक्वेशन में देखो क्या है कि ये इस डायरेक्शन को जा रही है तो टेंशन फोर्स ज़्यादा है, मैंने टेंशन फोर्स ज़्यादा है फ्रिक्शन फोर्स से, वो किसके इक्वल आएगा, हमेशा फोर्स के, और फोर्स क्या होता है ma, तो मैंने लिख दिया m और आपका a एक्सेलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन इससे बना दी मैंने, हमेशा इसी तरीके से सॉल्व करना है। सेकंड आपका ये होगा, इसमें आप देखोगे mg नीचे की ओर जा रहा है तो mg ज़्यादा है, इसमें m हम स्मॉल लिख देते तो m मैंने स्मॉल लिख दिया और नीचे की ओर g है, एंड फिर यहाँ पे माइनस में टेंशन फोर्स कम है इज इक्वल टू ma के आ जाएगा, ये हो गया। अब क्या देखते हो आप कि ये और ये दोनों इक्वेशन में आप काइनेटिक फ्रिक्शन ये दोनोन ही है, और ये आपका फिर काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर आप वैल्यू देखो तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है आपका न्यू के कांस्टेंट, और जो एफ एन जो होता है वो आपका नॉर्मल फोर्स होता है जो एम जी के बराबर होता है। तो ये इसके ऊपर लग रहा है तो एम की वैल्यू बड़ा एम है, कैपिटल एम, और आपका जी हो जाए, ये हो गया। मैं इसकी जगह पे ये भी लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया टी माइनस में आपका न्यू के और एम जी आ जाएगा इज इक्वल टू एम ए के। अब यहाँ पे एम कैपिटल रहेगा ये। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, सपोज ऐड कर देता हूँ मैं, तो ऐड करते ही ये टी से तो टी गायब हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका एम जी माइनस में न्यू के और एम जी आ जाएगा, और इजिकल्स टू यहाँ पे एम प्लस एम हो जाएगा, और ए आपका कॉमन निकाल दिया जाएगा। जैसे ये करते हैं हम, जी यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, जी अगर देखा जाए तो यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ से ए, हमें एक्सेलरेशन ही निकालनी है तो मैं एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ एम जी, ये रहेगा माइनस में न्यू के एम जी, और डिवाइडेड बाय में आपका आ जाएगा एम, और यहाँ पे कैपिटल एम। एक्सेलरेशन आ गई। अब सबकी वैल्यू आपके पास है, देखो कि छोटे एम की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, 2, और आपको जी की वैल्यू 9.8 माइनस न्यू के की वैल्यू आपको देखो यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू 0.02 दी हुई है, की वैल्यू भी दी हुई है, जी की वैल्यू भी दी हुई है, एम की वैल्यू, एम की वैल्यू, सबको रखो। ए की वैल्यू एक्सेलरेशन आप निकाल लोगे, फर्स्ट इक्वेशन हो गया एक्सेलरेशन निकालने का। फिर टेंशन निकालने के लिए कह रहा है किसी भी इक्वेशन इन दोनों में से इसमें रख दो या आप इसमें रख दो, किसी भी इक्वेशन में आप ए की वैल्यू को रखना, आपको टेंशन की वैल्यू आपको निकल के तैयार हो जाए। तो इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो ये मैंने एक क्वेश्चन बताया, तरीका बता दिया, आप करोगे और आंसर को निकालोगे, ये चीज़ हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, ये करने के बाद ये खत्म होने के बाद एक्सरसाइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपके आते हैं लास्ट में, मैंने पहले भी बताया, पहले की वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना। मैंने पहले भी बताया आपको कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके के पूरे उठ के कहाँ से आ जाते हैं, आपके एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज का ऐसा क्वेश्चन होता है 6 मार्क्स वाले, आपको मैंने विद प्रूफ भी करवा रखा है वीडियो के अंदर। सबसे पहले 7th क्वेश्चन आ जाता है, और ये 7th क्वेश्चन में आपको मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, और डिफ्लेक्ट हो रहा है सेम स्पीड से, जो आपको नीचे दिखाया गया है, मोमेंटम आपको निकालने के लिए कहा है। ये क्वेश्चन है, सेम स्पीड से आई, डिफ्लेक्ट हो गई, और सेम स्पीड से चली गई, सेम एंगल से आई है, तो इस क्वेश्चन को आपको करना है। ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, मोशन के इक्वेशन को लगा के भी कर सकते हो, आप वेलोसिटी निकालोगे एंड इक्वेशन को लगा के आप इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करके देखना 7th को, इसके बाद के मैं करवा देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप ऐसा जो न्यूमेरिकल करोगे तो आपका माइंड इतना शार्प हो जाएगा कि ये क्वेश्चन आप आराम से लगा पाओगे। ठीक है, तो छोटा सा हिंट भी आपको मिल जाएगा करने के बाद जब उस क्वेश्चन को करोगे। इसके बाद आपका क्या आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन आपसे क्या कहा है, एक आपको ये दिया हुआ है फ्री बॉडी डायग्राम टाइप का, इसमें जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं आपको उनको शो करना है। एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आया हुआ था, ये आपको एक दिया हुआ है स्लाइडर, और स्लाइडर के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया है, इस ब्लॉक के ऊपर आपसे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, वो सारे फोर्सेस को आपको डिनोट करने हैं, बताने हैं कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं।
सपोज यहाँ पे करूँ तो मैं यहाँ पे ऊपर की ओर ये जा रहा है, तो ऊपर की ओर यहाँ पे तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन के फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ये रहा, ये इधर आ रहा है, तो इसके नीचे की ओर यहाँ पे जो है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है, ये आपका फोर्स लेट कर लेते हैं हम, एफ लग रहा है, तो ये आपका एफ रहेगा, एफ कोस 30 डिग्री रहेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में अलोंग में कोस रहता है, इस डायरेक्शन में जो रहेगा वो आपका एफ साइन 30 डिग्री रहेगा, एफ साइन 30 डिग्री। और नीचे की डायरेक्शन में ऑलवेज आपका एम जी लगता ही है, जो भी मास होगा वो आपका एम जी फोर्स। तो ये सारे फॉर्म जो थे वो आपको डिनोट करने थे, वो मैंने यहाँ पे डिनोट कर। तो यही होता है फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे जैसे आपका मास एम बॉडी रखा हुआ है, तो मास एम बॉडी रखा हुआ है, तो नीचे की ओर कौन सा फोर्स लगेगा आपका, एम जी फोर्स लगेगा। ठीक है, एम जी फोर्स लगेगा, फिर आपका साइन थीटा कोस थीटा ये सारे फोर्स आपके लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कभी भी जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, तो आप जितने भी फोर्सेज उसमें लगा सकते हो, वो सारे फोर्सेज उसमें डिनोट कर दो, जो जो फोर्सेज आपको पता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लगाना होता है, एम जी फोर्स लगाना होता है, टेंशन फोर्स लगाना होता है। ठीक है, ये सारे फोर्स ही आपके काम करते चलेंगे, और इनके थ्रू आप एक फ्री बॉडी डायग्राम को पूरा कंप्लीट कर सकते हो, जिससे आपके 2 मार्क्स पूरे पक्के हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कर दिया, ये आपका फोर्स लग गया है, नॉर्मल फोर्स, और ये आपका यहाँ से एम जी, और यहाँ पे ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो या कोई भी फ्रिक्शन हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे न्यू एन के बराबर ही है ये न्यू नॉर्मल फोर्स या फिर वो फ्री बॉडी डायग्राम। ये कंप्लीट हो जाता है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका जो 16 है। 16 है, एक पुली टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, 16 आपका पुली। देखो यहाँ पे अभी तक एक मास वाली क्वेश्चन को देखा था, इस बार जो पहले देखा था आपने एक मास का क्वेश्चन था, लेकिन इस बार जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ये 2 मास ऑब्जेक्ट है, उसके साथ एक तीसरा मास ऑब्जेक्ट जो है वो अटैच किया हुआ है, और बोला है इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखते हैं, 2 ब्लॉक पी ओ एंड क्यू जो है, इनके मासेज आपको दिए हुए हैं। ठीक है, कनेक्टेड टू द थर्ड ब्लॉक आर से आपको कनेक्ट किया गया है, जिसका मास एम है, कैपिटल एम, वैल्यू नहीं दे रही। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, एंड ये अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग इन ईच ब्लॉक इज हाफ टू द फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑन इट। इसने ये कहा है कि जितना भी फोर्स इस पे लग रहा है ना, नॉर्मल फोर्स जो भी लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स उसका हाफ होगा, फ्रिक्शनल फोर्स उसका हाफ होगा, ये कंडीशन रखी है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप में भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल फोर्स की F1 इस पे बात करते हैं। ठीक है, फोर्स N1 पे कितना होगा। इस पे अगर मैं बात करूँ फोर्स की, तो फोर्स आप जानते हो कि MA के बराबर होता है, और M की वैल्यू M1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, मैंने 2 लिख दिया, और A की वैल्यू आपकी 9.8 है। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जो लग रहा होगा वो कितना होगा आपका, 9.8 के थ्रू आप देखो तो 19.6 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, अब इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, F1 की फ्रिक्शनल फोर्स, वो उसके हाफ के बराबर होगी, नॉर्मल फोर्स के हाफ के बराबर, यही तो कहा इसने। तो ये 19.6 का हाफ कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 9.8, तो 9.8 न्यूटन का फोर्स आपका लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स M1। ठीक है, तो M1 पे इतना लग रहा है, तो अब हम निकालेंगे नॉर्मल फोर्स ऑन F2। तो यहाँ पे हमने F2 पे निकाल दिया नॉर्मल फोर्स, तो वो किसके बराबर आपका आ जाएगा, वो भी हमारा सेम ही रहेगा, आपका मास है 4 एंड 9.8। ये अब हमें हाफ करना है, ये इनको मल्टीप्लाई कर लो या फिर डायरेक्ट आप हाफ कर लो, तो आई थिंक ये 39.2 के आसपास ये दे देगा। फिर इसका आप F2 की फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालोगे, तो हाफ करोगे इसका 39.2 न्यूटन का, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, 19.6 न्यूटन ये आ गया। अब टोटल आप फ्रिक्शनल फोर्स अगर इसमें निकालते हो, तो कि टोटल जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वही आपके टेंशन के ये और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो जो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स है F1 और F2 जो है वो आपके टेंशन के बराबर होगा। टोटल फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो आपके टेंशन के बराबर होता है, तो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स मैंने कर दिया, वो कितना आ गया आपका 9.8 प्लस में 19.6 के बराबर। तो इन दोनों का आप एडअप करोगे तो आपका आ जाएगा 29.4 न्यूटन के बराबर। जैसे ये चीज़ आप निकालते हो तो आपको क्या पता चल गया, अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं थर्ड वाले ब्लॉक पे, उन दोनों का काम हो चुका है। थर्ड वाले ब्लॉक पे नीचे की ओर आएंगे, तो ये आप नीचे की ओर आपका mg लग रहा होगा और ऊपर की ओर टेंशन लग रहा होगा, और दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो टेंशन इज इक्वल टू mg के बराबर होगा। और यहाँ पे टेंशन की वैल्यू आपको पता चल गई है 29.4, टेंशन की वैल्यू आपको पता है 29.4
4 और इजिकल्स टू एम की वैल्यू आपको नहीं पता और ये आप 9.8 लोगे। तो एम की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो 29.4 अपॉन में 9.8। तो जैसे ही आप मास की वैल्यू रखते हो तो मास में आप टेंशन की वैल्यू 29.4 आ जाती है और जो आपका ग्रेविटी जो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 9.8 हो जाती है। दोनों को आप डिवाइड करते हो तो यहाँ 9 3 27 3 तो आ जाएगा और यहाँ से देखो तो 8 3 24 2.4 तो आपका 27 और 2.4 देखो तो आपका कितना आ रहा है 29.4 ही आ रहा है। तो डायरेक्ट 3 kg मास मैक्सिमम जो मास लिया जाएगा वो आपका 3 kg का इसके अंदर ले लिया जाएगा और इस थ्रू आप ये क्वेश्चन 16 भी कर पाओगे। तो 16 क्वेश्चन कितना इजी था देख रहे हो, बस आपको समझ आना चाहिए। समझ आ गया तो ऐसा क्वेश्चन कोई सा भी आ जाएगा आप निकाल दोगे। आप यहाँ पे आपका ये लॉज ऑफ मोशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हर तरीके के न्यूमेरिकल, हर तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चन और जो डेफिनेशन है आपके डिफरेंशिएट बिटवीन है, सब कुछ मैंने कवर करवा दिया। बस इनको आप कवर कर लो और अपने माइंड को शार्प रख के चलना, क्योंकि 6 चैप्टर और आपको 3 प्रीवियस ईयर मैंने कवर करवा रखे, लिंक भी है आपके 6 चैप्टर में। मैंने लॉज ऑफ मोशन अभी करवाया, सीरीज में पूरा कवर करवा दूंगा। बस अपना प्यार इस वीडियो पे बनाए रखना, लाइक करके मेरे मोटिवेशन को बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना, ताकि ये वीडियो छोटी सी जगह पे नहीं सभी के पास पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये सीरीज जो स्टार्ट हुई है बड़ी खतरनाक और मजेदार होने वाली है। तो इसी के साथ आज अलविदा चाहता हूं, मिलूंगा जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे धमाकेदार मजेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।